अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रमज़ान की आमद है और रमज़ान में बहुत ज़्यादा आपको ग़िज़ाओं का ख्याल रखना पड़ता है। ख़ास तौर पे वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, जिनको डायबिटीज़ है, ज़ियाबतीज़ है, तो उन लोगों के लिए ग़िज़ा बड़ी अहमियत की अमल हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या शुगर के मरीज़ रोज़ा रखेंगे या नहीं रखेंगे, और अगर रखेंगे तो कौन सी चीज़ें सहरी में खाएंगे और कौन सी चीज़ें या ग़िज़ाएँ जो अफ्तार में खाएंगे, और सोने से पहले उन्होंने क्या खाना है ताकि उनके शुगर लेवल स्पाइक ना करें और वो बेहतरीन रमज़ान भी रख सकें। इस रमज़ान के दौरान उनकी सेहत भी बेहतर रहे, और सबसे अहम बात कि इस रमज़ान में उनके जिस्म के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ आएँ कि वो ज़्यादा सेहतमंद और ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। तो इसके लिए आज बहुत अरसे के बाद मैंने अपने काबिल कुलीग जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अदरीस साहब को जहमत दी है, जो कि बहुत सारी वीडियोस में पहले भी मौजूद हैं, लेकिन एक थोड़ा गैप इंटरवल था। तो मैं इनका तारुफ आप पहले भी जानते हैं, हल्का सा तारुफ ये करवाना चाहूँगा कि ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी के, और ये ईस्टर्न मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, यानी बेहतरीन हिकमत के तबीब हैं जिन्होंने 5 साल बाकायदा तिब को पढ़ा है और फिर माशाल्लाह इसमें PhD है। तो आइए नाजरीन से करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने बड़ी देर बाद हमें टाइम दिया अपनी मसरूफियत में से, इसके लिए हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं सर। एक तो सबसे पहले बुनियादी सवाल ये है कि क्या शुगर के मरीज रोज़ा रख भी सकता है कि नहीं? ग़िज़ा की बात तो हम बाद में करें। देखिए सबसे पहली बात ये है कि देखना पड़ेगा कि वो टाइप 1 का शुगर का मरीज है या टाइप 2 का है। ठीक है। टाइप 1 वाला पेशेंट जो सिर्फ इंसुलिन पे डिपेंडेंट होता है, वो बहुत सारी चीज़ों में उसके रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और वो इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए विदाउट, क्योंकि रोज़े में इंजेक्शन भी अलाउ नहीं होता, तो वो उसके लिए थोड़ी मुश्किलात होती हैं। वो हाई रिस्क पेशेंट होता है। जो टाइप 2 का पेशेंट है और वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं ले रहा, वो चंद एक मेडिसिन है उसके साथ वॉक वगैरह कर रहा है और अपने डाइट के ज़रिए उसने शुगर कंट्रोल की हुई है, उसके लिए उस शुगर के पेशेंट के लिए रोज़ा रखना आसान होता है। लेकिन ये अगर शुगर का कोई भी पेशेंट रोज़ा रखना चाह रहा है, तो आज जितनी भी हम बातें कर रहे हैं वो इन जनरल है, लेकिन हर शुगर के मरीज़ को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो अपने डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा ज़रूर करे कि मैं रोज़ा रखना चाह रहा हूँ तो किन एहतियातों के साथ रखूँ। लेकिन ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा मेडिकेशन पे नहीं है, या कोई एक आध गोली लेते हैं या साथ अपने डाइट के ज़रिए मैनेज करते हैं, उनके लिए उन शुगर के मरीजों के लिए रोज़ा रखना मुश्किल नहीं होता। सर ये जो बेसिकली शुगर लेवल्स है ये स्पाइक कर जाते हैं, जिसके लिए हमें ग़िज़ाओं में ग्लाइसीमिक इंडेक्स उनका देखना पड़ता है। यानी कि अगर हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स अगर ग़िज़ाएँ हैं तो इसका मतलब ये है कि शुगर लेवल स्पाइक कर सकते हैं, यानी एकदम बढ़ सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनका मतलब ज़रा फास्टिंग बेहतर रहती है, यानी कि 130, 35, 40 की रेंज में रहती है तो वो ज़्यादा ही, लेकिन फिर भी मतलब वो चाहते हैं कि हम रोज़ा कर रख सकते हैं और उनकी बॉडी के अंदर इतना कोई न्यूरोपैथिक सिम्टम्स वगैरह नहीं है, तो उनके लिए मतलब फिर भी वो अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। लेकिन आप किसी हद तक समझते हैं कि वो मतलब रिकमेंडेड है? वो रिकमेंडेड है। डॉक्टर साहब, अब चूँकि डायबिटीज़ पे आप बहुत सारी अच्छी वीडियोस आपसे पहले भी बना चुके हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डॉक्टर अदरीस साहब का अपना भी चैनल है, डॉक्टर अदरीस खान साहब के नाम से, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम जल्दी से एक बात कर लेते हैं कि सर एक शुगर का मरीज़ है जिसको उसके डॉक्टर ने रोज़ा रखने की छूट दे दी है, यानी कि वो रोज़ा रख सकता है, तो वो सहरी में ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ खाए कि उसको एनर्जी भी मिले और शुगर लेवल भी ना बढ़े? जी डॉक्टर साहब, इस तरह से है कि जो शुगर का पेशेंट होता है वो ऑलरेडी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रहा होता है। उसको डॉक्टर ने मना किया होता है, आपने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो ये जो महीना है, ये महीना इस तरह का होता है कि इसमें हमें बहुत सारी एक लॉन्ग जो है वो फास्टिंग मिल जाती है। पहले हमें फास्टिंग मिलती है दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे। हम रात का खाना खाते हैं, फिर 12 घंटे का रेस्ट के बाद सुबह खाना खाते हैं। लेकिन ये जो महीना होता है इसमें सारा दिन हम जो है वो फास्टिंग करते हैं, और रात को तकरीबन मतलब कि अफ्तारी भी जो है वो शाम को होती है और सहरी भी रात में होती है, तो हम रात को खाना खा रहे होते हैं। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि वो उन्हें ये देखना होता है कि हम जो इतना लंबा फास्टिंग करेंगे उसमें हमें ऐसी क्या चीज़ें लें जिससे हमें होल डे जो है वो बॉडी में एनर्जी भी रहे। क्योंकि शुगर का बढ़ जाना इतना नुकसान नहीं होता जितना ये फास्टिंग के अंदर अगर शुगर कम हो जाती है, वो हाइपोग्लाइसीमिक हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा डेंजरस हो सकता है जी। तो इसके लिए हमें सहरी में ऐसे ग़िज़ाओं का लेना होता है जो लॉन्ग टर्म हमें उसकी जो पूरा दिन जो हमारे लिए एनर्जी दें और पूरी दिन बॉडी के जो रूटीन वर्क है उसको सर अंजाम देने में हमें हेल्प करें। तो उसमें सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सहरी में खजूर का इस्तेमाल लाजमी करें।
हालांकि मीठी होती है लेकिन ये फ्रुक्टोज होता है और आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है और ये एक लॉन्ग टर्म आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो सहरी में 2 या 3 खजूरें आपके लिए बड़ी रिकमेंडेड है शुगर के मरीज के लिए। शुगर के मरीज के लिए, ठीक है। और दूसरा इसके साथ साथ दही का इस्तेमाल लाजमी करें। दही और लस्सी दोनों का इस्तेमाल करें ताकि उनके मिनरल्स भी सारा दिन पूरे रहें, उनकी गट हेल्थ भी अच्छी रहे। इसके अलावा जो पराठा है वो हाईली जो है वो फॉरबिडन है, मतलब मना किया हुआ है कि पराठा नहीं ले सकते, लेकिन सादा रोटी दही के साथ अगर लेंगे तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा तो सालन वगैरह तो जो भी घर में हो, हाँ, तो वो और तो सालन जो भी हो, और उसमें अगर सालन अगर शोरबे वाला हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि रोटी आपकी नरम रहे और आपके लिए जो खाना हजम करना है वो आसान रहे। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा यहाँ भी रोकूंगा सुबह की सहरी में कि लस्सी लोग बड़ा प्रेफर करते हैं रमजान में, मतलब हर बंदा जो पूरा साल भी लस्सी नहीं पीता रमजान में लस्सी की बड़ी प्रायोरिटी देता है। तो क्या शुगर के मरीजों के लिए लस्सी बेहतर है? जी जी बिल्कुल, नमकीन लस्सी उनके लिए बेहतर है। पतली लस्सी और नमकीन लस्सी बेहतर है। पतली लस्सी से मुराद आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ज्यादा गाढ़ी ना हो, ठीक है। और मतलब दही की अगर आप पाव दही है तो उसमें आप तकरीबन 1 गिलास पानी मिला के तो उसको जो है वो ज्यादा मतलब कि हल्की लस्सी रखें, ज्यादा हैवी लस्सी ना करें जैसे लोग मलाई शलाई डाल के और उस तरह से करते हैं, वो लस्सी ना हो। और नमकीन लस्सी और पतली लस्सी हो तो वो उनके लिए ज़्यादा रिकमेंडेड होती है ताकि मिनरल्स भी और वाटर कंटेंट भी जो पूरा रहे और उससे एनर्जी भी मिलती रहे। और तो सर डॉक्टर साहब एक ये बताएं कि ज़ाहिर है सारा दिन रोज़ा रखना है तो एक्टिविटी करनी है तो चाय बड़ी अहमियत रखती है। मैं नाजरीन बहुत सारे अपने व्लॉग्स में पहले भी बता चुका हूँ कि ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है, डायबिटीज़ टाइप 2 को वैसे भी कम करती है, लेकिन सहरी के टाइम ज़रा कॉफ़ी, वो भी ब्लैक कॉफ़ी या बगैर चीनी के, थोड़ी सी मुश्किल की बायस लगता है क्योंकि सुबह रात बंदा दिल भी नहीं कर रहा होता। तो चाय रिकमेंड करते हैं या कॉफ़ी रिकमेंड करते हैं? अगर नहीं, मैं दोनों रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये दोनों डायूरेटिक्स होती हैं। ये इसमें ये होता है कि जब आप सहरी के टाइम इस तरह की चीज़ ले लेते हैं तो आपकी बॉडी का जितना वाटर कंटेंट होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू यूरिन और सारा दिन आप डिहाइड्रेशन का शिकार रहते हैं। तो कोशिश करें कि वाटर के आप इफ्तारी के बाद ले सकते हैं, ठीक है, और लेकिन सहरी के टाइम जो है वो अगर चाय कॉफ़ी से अवॉइड करें तो उससे ज़्यादा बेहतर है। आप लस्सी पिएं और इसके अलावा बाकी जो मशरूबात आपकी लाइफ में है, ज़्यादा मीठे मशरूबात ना लें लेकिन नॉर्मल मशरूबात रखें, लेकिन चाय कॉफ़ी जो है वो सहरी में अवॉइड करें। तो डॉक्टर साहब अब हम बात कर लेते हैं, सहरी कर ली है, अब चूंकि डायबिटीज़ का मरीज़ यूजुअली पहले सैर भी करता है, अब रोज़े के साथ क्या उसको सैर करनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए क्योंकि शुगर लेवल्स बिल्कुल कम ना हो जाए? नहीं, सैर आपका इस तरह से जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको बिल्कुल डाउन नहीं करती, किसी हद तक चेंज ज़रूर आता है, लेकिन सैर करने से मना नहीं किया जा सकता। शुगर का पेशेंट जो है वो सैर कर सकता है। हाँ, ये है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट ना करे, स्टर्नस एक्सरसाइज ना करे, स्टर्नस जिससे उसको सांस फूले, और उसके अलावा वो जो ब्रिस्क वॉक है वो ज़रूर करे उसको। अच्छा नाजरीन, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ आते हैं और ये यानी कि अहम तरीन सवाल है और आखिरी सवाल है, वीडियो चूँकि लेंथ बढ़ती जा रही है। सर, अफ्तार में क्या खाना है एक शुगर के मरीज ने? देखिए, हम ये बता देते हैं कि क्या नहीं खाना और बाकी सारी चीज़ें वो खा सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये जितने रंग बिरंगे मशरूबात रमज़ान में धड़ाधड़ एक निकल आते हैं उनकी तरफ ना जाएं, सादा पानी से रोज़ा अफ्तार करें। ठीक हो गया, नंबर 1 हो गया। यानी मैं जरा नंबरिंग करना इसलिए जा रहा हूँ हमारे नाज़रीन के लिए जरा आसानी हो। शुगर को शरबत से इफ्तार नहीं करना, पानी और लस्सी से कर सकते, खजूर से कर सकते हैं, सुन्नत है। बिल्कुल खजूर तो ऐड करना, लेकिन मैं वैसे खजूर तो मैंने सहरी में भी रिकमेंड की है कि सहरी इफ्तारी दोनों में खजूर लाजमी लें। इसके अलावा आप जो है वो मशरूबात की तरफ, ये जो रंग बिरंगे मशरूबात हैं उनकी तरफ ना जाएं, सादा पानी या लस्सी से इफ्तारी करें। ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा वक्फे से खाना खाएं, एक ही दम से पेट ना भरे। थोड़ा सा पहले आप फ्रूट चाट इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट चाट में डॉक्टर साहब रोकूंगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चूंकि ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। फ्रूट चाट में हम वो मसाला जाट डालते हैं, दही डालते हैं, वो कम कर दे शुगर का मरीज या बिल्कुल लाइट ही रखे? मसाला जात से और दही से मसला नहीं है। इसके अलावा ये जो चटनी है मुख्तलिफ रंगों की मीठी चटनी है वो ना डालें। सिंपली आप थोड़ा टेस्ट बनाने के लिए नमक मसाला जो डालते हैं उससे इशू नहीं होता। वो डाइजेस्टिव होते हैं और उस फ्रूट को जो अब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा बढ़ा देते हैं, उससे मसला नहीं होता। और डेफिनेटली पकोड़े तो कोई पसंद नहीं किए जाते, मना ही किया जाता है, लेकिन वो बंदा कहता है कि साल के बाद एक रमजान आना है तो देखिए, रमजान आना है तो रमजान में कहीं पे भी रोजे फर्ज किए गए लेकिन पकौड़े फर्ज नहीं किए गए। तो रमजान आता है तो रमजान में आप अपनी सेहत को बिगाड़ने की बजाय सेहत बनाने पे तवज्जो दें। और मेरे एक दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि जी आपको कौन मना करता, पकोड़े तो आप पूरा साल भी खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। दूसरी बात ये है कि अगर आपकी सेहत इजाजत देती है तो आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप सेहत कंप्रोमाइज चल रहे हैं
तो उसमें आपको एहतियात करना ज़रूरी है ताकि आप बाकी रोज़े भी रख सकें। ये लोग एक ही रोज़े में आप ऐसी इफ्तारी कर लें कि बाकी रोज़े आप बीमारी की हालत में गुजारें, तो वो भी अच्छा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा इसमें अहम बात कि अब रोज़ा खोल लिया है, अब थोड़ा वक्फा लिया है, वक्फे के साथ थोड़ी थोड़ी ग़िज़ाएँ खानी है, खुराक में फिर क्या खाए और कितने बजे, यानी नमाज तरावी से कब तक खा ले के बाद में ना खाए ताकि वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस ना हो? देखिए, मगरिब की नमाज के बाद आप जब खाना खाने बैठें तो आप वैसे भी जब सारा दिन आपने फास्ट किया होता तो कोई बहुत ज़्यादा आप खाना नहीं खा सकते, क्योंकि वो स्टोमक की उस तरह से एडजस्टमेंट भी नहीं हुई होती और फिर आपने पहले पानी शानी भी इतना पी लिया होता है। आप एक से आधी रोटी जो है वो किसी भी सालन के साथ, आप सादे खाने जो होते हैं उसमें वेजिटेबल्स को ज़्यादा प्रेफर करें। वेजिटेबल्स का तो आराम से खाना खा सकते हैं। अफ्तारी तरावी से पहले आप खाना खाएं, तरावी के बाद आप सो जाएं। ये इस तरह से रिकमेंडेशन रहेगी इसकी। तो अब आखिर में नाजरीन, मैं सिर्फ आपकी लिए एक बात ये डॉक्टर साहब से ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, अगर दौरान रोज़ा आपके शुगर लेवल्स कम होते हैं और डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना है या आपने अपनी तबीयत का ख्याल करना है, तो अगर ये सिचुएशन 2-3-4 रोज़ों में रहती है तो फिर ज़ाहिर है रोज़ा रखना मुश्किल हो जाते हैं मरीज़ों के लिए। तो वो फिर कई लोग बड़े हमारे बुज़ुर्ग पक्के होते हैं कि हमने रोज़ा रखना ही है जो मर्जी हो, तो उन बुजुर्गों के लिए फिर क्या आप कोई हिदायत देना चाहेंगे? देखिए, इस्लाम जो है वो सख्ती का दीन नहीं है। इस्लाम इंसान की सहूलत के लिए है, इंसान के फ़ायदे के लिए है, इंसान को तंग करने के लिए नहीं है। बहुत सारी इबादत में बीमार को, बुजुर्ग को, हामला औरत को, इस तरह के मुसाफिर को हर जगह पे रियायत और सहूलत दी गई है। ऐसा नहीं है, अगर कोई बंदा बीमार है और इस कंडीशन में है तो उसके ऊपर रोज़ा जो है वो माफ़ है और उसको रोज़े के बाद में कफ़ारा अदा कर सकता है। ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है कि उसकी सेहत इजाज़त दे या ना दे, उसने रोज़ा रखना ही रखना है। ऐसी बिल्कुल भी कतन कहीं ज़बरदस्ती और जबर नहीं है। तो आखिर में नाजरीन, मैं डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये जितनी भी बातें की हैं इसका लुब-ए-लबाब ये है कि आप फिर भी शुगर के अगर मरीज़ हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उसकी हदायत पे अमल करें, क्योंकि ये वाली वीडियोस जो हैं ये इंफॉर्मेशनल वीडियो है, यानी एक मालूमाती वीडियो है जिससे हम आपको अपने नॉलेज, अपने इल्म और समझ और सोच के मुताबिक गाइड करते हैं। ये हर पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वेरी कर सकती है क्योंकि हर बंदे के मुख्तलिफ शुगर लेवल्स हैं। तो मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और इस मुल्क का ख्याल रखें, अच्छा सा रमज़ान जो है उसकी तैयारी करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। मुझे इदरीस साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।